हाय एंड वेलकम टू आवर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 39। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन प्राइस। एक इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव। तो ये इनिशिएटिव क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ये पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, इसको हम ब्रीफ में एक बार डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है। हमारा क्वेश्चन ये है, द विजन ऑफ अचीविंग अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट अंडर वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस इज कमेंडेबल बट इज डिफिकल्ट टू अटेन। एनालाइज। तो बेसिकली वी आर हियर टू एनालाइज दिस टॉपिक की ये जो स्टेप है, ये जो इनिशिएटिव है, ये पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये एक बहुत ही अच्छा सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्रिएट करने के लिए वर्क करने की कोशिश कर रहा है। बट ये इसके अंदर में जो एम और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस इनिशिएटिव को लाने का, इसको अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो इसी चीज को हमको आज एनालाइज करना है। ये हमारे GS3 के दो टॉपिक्स हैं, उससे डायरेक्टली रिलेट करता है पावर सेक्टर का ये टॉपिक। फर्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एंड सेकंड इज द एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इशू है, जो टॉपिक है, उन दोनों टॉपिक से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। So let's start with our answer. आंसर समझने के पहले we will discuss the in brief या डिटेल में कि ये इशू क्या है। इस टॉपिक को मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड उसके बाद we will try to discuss कि हमारे आंसर की स्ट्रक्चरिंग एंड अप्रोच कैसी होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारे यहाँ जो इंडिया में ग्रिड है, जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के फॉर्म में। The first is the northern regional grid, the second is northeastern region grid, the third is eastern grid, this one, the fourth is this western grid या western region grid, and fifth is this southern grid। ये पांचों रीजन की अपनी खुद की ग्रिड थी पहले, बहुत टाइम पहले तक, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी। ये सारे रीजन अपने अपने रीजन में इन जोन्स की अपनी कुछ डेफिशिएंसीज हैं, अपनी कुछ फीचर्स हैं। तो नदर्न रीजन की जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे पावर का जनरेशन थोड़ा सा डेफिसिट है। ओवरऑल जो अभी तक जनरल चलता था सिस्टम, उसके अंडर में आई एम डिस्कसिंग। दूसरा इस यहाँ पे रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होती है। यहाँ पे जो लोड है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिकली डिमांड है साल भर, वो बहुत ही वेदर सेंसिटिव होती है, वेदर के डिपेंडेंट, वेदर की नीड के हिसाब से होती है, वेदर की पेक्युलरिटी के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है नदर्न रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट समर्स में दोनों चीज़ें देखने को मिलती है साल भर में। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कैपेसिटी, यहाँ पे डिमांड, ये सब चीज़ें डिफरेंट है। उसी तरह नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोड बहुत कम है, मतलब डिमांड या नीड जो है जनरल एज कम्पेयर टू द अदर रीजन, यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत कम है। हाइड्रो पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हिमालयन रीजन से निकल के आती हैं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देन यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे एक जगह से दूसरे रीजन में ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसमिट करना is a difficult task in bit। The third region is ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे भी लोड कैपेसिटी कम है, बट यहाँ पे कोल के रिजर्व्स हाई हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज़्यादा हो सकती है। एंड यहाँ पे पिट हेड बेस लोड प्लांट यहाँ पे ज़्यादा है। पिट हेड लोड बेस लोड प्लांट का मतलब कोल प्लांट, कोल माइंस जो है उसके बाजू में ही जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बने होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को पिट हेड प्लांट्स बोला जाता है। तो जितने ज़्यादा पिट हेड प्लांट्स होते हैं, सी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू कोल। ये इस कारण से यहाँ पे पिट हेड प्लांट लगाने की कोशिश हमारी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जा सके तो। बट द इशू इज ईस्टर्न रीजन में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होने के कारण बहुत कम है। तो इसीलिए पिट हेड प्लांट्स जो यहाँ पे सेटअप हैं ज़्यादातर, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा पूरा नहीं हो पाता। मैंने आपको जो पॉइंट अभी बताया उसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनका क्या सिग्निफिकेंस या रिलीवेंस है। अभी के लिए जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे लोड कैपेसिटी ज़्यादा है, लोड जनरेशन शेडिंग ज़्यादा है, एंड कहाँ पे जनरेशन, किस एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। देन उसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पे हाई लोड कैप जनरेशन शेडिंग होती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोड एंड एग्रीकल्चर लोड या इन सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत हाई होता है। लास्टली मैं सदर्न रीजन की बात करूँ तो सदर्न रीजन में हाई लोड 40% एग्रीकल्चरल लोड के फॉर्म में जाता है, एंड यहाँ पे हाइड्रो पोटेंशियल थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू नदर्न या हिमालयन रीजन।
एंड यहाँ पे हाइड्रो पोटेंशियल जो भी होता है वो मानसून पे डिपेंडेंट होता है। तो ये हमने 5 रीजन्स में हमारी ग्रिड को डिवाइड किया हुआ है, 5 रीजन्स में। ये हमारे प्लानिंग एंड ऑपरेशन पर्पस के हिसाब से हमने ये रीजनल ग्रिड को डेवलप किया था इन द ईयर when we were developing our electricity infrastructure in the year of 50s and 60s and 70s। उसके बाद हमने ये रीजनल ग्रिड को कनेक्ट करना या इंटरकनेक्ट करना स्टार्ट किया। तो रीजनल ग्रिड को इंटरकनेक्ट करते करते 1991 में 5 रीजनल ग्रिड जो थी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो काम करती थी, इनको हमने सिंक्रोनाइज करना शुरू करा एंड बाय द ईयर 2013 में हमने इन सारी पांचों ग्रिड को इंटरकनेक्ट कंप्लीटली इंटरकनेक्ट कर लिया। कंप्लीटली इंटरकनेक्ट से मेरा मतलब है कि अब एक रीजन से दूसरे रीजन में हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन इजीली कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर नीड। सो ये हमारी नेशनल ग्रिड का एवोल्यूशन यहाँ होने के बाद ये चीज़ यहाँ पे हमने अचीव कर ली। इसकी नीड क्या थी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ नेशनल ग्रिड रीजनल ग्रिड के ऊपर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरेट करना, नेशनल ग्रिड को डेवलप करना प्रॉपर और उसको सिस्टमेटिकली रन करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया, एक पिक्चर मैं और दिखाता हूँ आपको। दिस इज द पिक्चर जो मैं जूम करके आपको थोड़ा सा शो करता हूँ। ये पिक्चर में यू कैन सी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोटेंशियल हमारी कंट्री में है। फॉर एग्जांपल नदर्न रीजन में 8137 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है एनुअली। ईस्टर्न रीजन में इट इज 35611, नदर्न रीजन में इट इज जस्ट 3575, आइलैंड रीजन में इट इज 51, सदर्न रीजन में इट इज 77321 एंड वेस्टर्न रीजन में इट इज 1,08,000 अराउंड अराउंड। सो बेसिकली यू कैन सी कि अलग अलग जो रीजनल ग्रिड्स हैं, अलग अलग जो रीजनल जोन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। एंड इससे एक इशू आता है कि कई रीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई होने के बाद भी वहाँ का जनरेशन पोटेंशियल कम होने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू दैट। कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड बहुत कम है, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था। वहाँ पे लोड कम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम है, बट वहाँ पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा है ड्यू टू देयर हाइड्रो और सोलर पोटेंशियल जनरेशन पोटेंशियल। सो उस कारण से हमारी नेशनल ग्रिड अगर एक होती है पूरे रीजन अक्रॉस द कंट्री, तो अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम है बट यहाँ की डिमांड ज़्यादा है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमारी ये नेशनल ग्रिड सही तरीके से काम कर रही हो तो। पहले के टाइम में ये रीजनल ग्रिड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, तो अगर इस रीजन में सरप्लस कैपेसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो रही हो, तो भी it was not possible for it to supply electricity in this region even if there is high demand in this region। So ये सिग्निफिकेंस है हमारी नेशनल ग्रिड डेवलप करने का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं, समझते हैं कि नेशनल ग्रिड के साथ क्या क्या चीज़ें हमको याद रखना है। पहली चीज़ जो नेशनल ग्रिड के साथ हमको याद रखना है वो ये है कि नेशनल ग्रिड को एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की नीड होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे आप अगर नदर्न ग्रिड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेस्टर्न ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कम है, इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड है उनकी ग्रिड में, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करूँगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी को, तो उससे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनकी ट्यूनिंग उस अकॉर्डिंग की जाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज कि हमारी जो नेशनल ग्रिड है उसमें चारों तरफ जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं अक्रॉस सारे रीजन, उनमें ट्रांसमिशन लाइन में सब में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिसिटी रन होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज कि इसका मेन इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस जैसा कि मैंने आपको बताया नेशनल ग्रिड का, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिसोर्स सेंट्रिक, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पोटेंशियल हाई है वहां से लोड सेंट्रिक एरियाज में ट्रांसमिट करना। लोड सेंट्रिक एरियाज मतलब जहाँ पे डिमांड, जहाँ पे लोड ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का, उन एरियाज में। एंड थर्ड इज इस नेशनल ग्रिड को जनरेट करके हम एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इलेक्ट्रिसिटी मार्केट से मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ उसको मैं जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ आपसे। बट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को डेवलप करने का मेन एम ये नेशनल ग्रिड का है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब इशू इज कि अभी क्या होता है, अभी मैं आपको जो सिस्टम है सिस्टम को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक सिस्टम बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम काम कैसे करता है।
तो सबसे पहले कुछ कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, इन कंपनीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज या जेनकोस। देन ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आपको कंज्यूमर्स को सेंड नहीं करती हैं, सेल नहीं करती। कुछ कंपनीज होती हैं जो बेसिकली इनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदती हैं और उसको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ किसकी कितनी नीड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के। इन कंपनीज को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स। तो ये डिस्कॉम्स आर द कंपनीज, जैसे कि रिलायंस की डिस्कॉम कंपनी है। सो दीज आर द डिस्कॉम कंपनीज जो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी घर तक सप्लाई करती हैं। तो होता क्या है कि अभी तक ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और डिस्कॉम कंपनीज और जनरेशन कंपनीज आपस में एक दूसरे से 25 ईयर्स का एग्रीमेंट, ऑन एन एवरेज अराउंड 25 ईयर्स का एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए। ये पीपीए एग्रीमेंट एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है जिसमें डिस्कॉम जनरेशन कंपनीज को एक फिक्स्ड प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी बाय करने का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एंड फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वो उससे लेते हैं। सो ये सिस्टम था अभी तक का जो चला आ रहा था, जो आपको मुझे बताना था बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन नेशन वन ग्रिड वाला कंसेप्ट। सो वापस आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 एनईपी, इस एनईपी के अंदर में इनका एम था कि ये शॉर्ट टर्म पावर मार्केट जो है, शॉर्ट टर्म पावर मार्केट मतलब ऐसे पावर मार्केट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जनरेशन कंपनीज से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ना करना पड़े, और ऐसे मार्केट को 2023-2024 तक इसको डबल करना पेनिट्रेशन का शॉर्ट टर्म पावर मार्केट का फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब ये शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पावर का मार्केट डेवलप करना क्यों चाहते हैं? तो इसका रीजन ये है, मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक 25 ईयर्स का एग्रीमेंट करती हैं जनरेशन कंपनीज के साथ, जिसके अंदर में वो कुछ फिक्स्ड प्राइस पर उनसे 25 ईयर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। बट द इशू इज कि पावर कंपनीज ऐसे पावर नहीं खरीदना चाहती। नए नए इनोवेशंस के कारण ये चेंजेस आ रहे हैं कि अब पावर कंपनीज को हर दिन एक नया ऑफर आता है और सस्ते रेट पे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का थ्रू नए न्यू सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, जो कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, कोल से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, वो जिस प्राइस पे मिल रही है, सोलर जनरेटेड पावर इलेक्ट्रिसिटी वो उससे भी कम कॉस्ट पे मिलती है। सो जो नए नए इनोवेशन रोज हो रहे हैं सोलर पावर को जनरेट करने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, वो लो कॉस्ट का फायदा डिस्कॉम कंपनीज उठाना चाहती हैं, जो उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो 25 ईयर्स के एग्रीमेंट में स्टक रहती हैं। तो उनका ये चाहती है, उनकी ये विश है, ऐसा कोई मार्केट हो जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली परचेज कर सकती हैं, तो वो ऐसे मार्केट से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करना चाहेंगी जहाँ पे वो रेट रिवीजन कर सकें, और रोज अगर कोई नया ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें वो और कम कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी बाय कर सकती हैं, तो वो कम कॉस्ट पे बाय कर सकें, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। तो ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, ये नए पीपीए नहीं करना चाहती, और यही एम है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो कंज्यूमर्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा कम एक्सपेंसिव बनाना चाहती हैं। तो इसके लिए नेशनल कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया डिसीजन लिया, जिसके अंदर में उन्होंने एक नया मैकेनिज्म निकाला, दैट इज एमबीईडी मैकेनिज्म। एमबीईडी मैकेनिज्म का मतलब मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म। इसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने ऑलरेडी नेशनल ग्रिड का कंसेप्ट अचीव कर लिया है, हमारी एक नेशनल ग्रिड डेवलप कर ली है, उसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट सारी जनरेशन कंपनीज से इलेक्ट्रिसिटी के कोड्स जो हैं वो लेती है कि आप किस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं। एक तरह से ऑक्शन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो पिक कर सकती हैं कि उनको बेस्ट ऑफर कौन सा फील हो रहा है, उसके बेस पे वो वाली कंपनीज का ऑर्डर लेके और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकती हैं चीपर रेट पे बाय करके। इससे एक तो उनको कम रेट पे प्राइसेस पे उनको वो मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से, एंड दे विल बी एबल टू सेल इट एट लेस प्राइसेस आल्सो टू द एंड कंज्यूमर, जो कि हम रिटेल कंज्यूमर। सो ये सेंट्रलाइज्ड पूलिंग जो है ये कॉस्ट एफिशिएंसी प्रमोट करती है, और यही चीज अचीव करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमबीईडी मैकेनिज्म यहाँ पे इनिशिएट करा था अंडर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021। और इसी का नाम, इसी इनिशिएटिव का नाम था जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन प्राइस। आपको वन नेशन एंड वन ग्रिड तो समझ में आ गया कि एक नेशन के अंदर में हमने सारी ग्रिड्स को कनेक्ट करके एक नेशनल ग्रिड बना दी है जो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, और इससे क्या होगा कि एक प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल बी एबल टू सेल इट टू द एंड कंज्यूमर, which will be the least effective price, least price which when they can offer to the consumers. So ये चीज अचीव यहाँ पे वो कंपनीज करने के बाद
वो अपना एम जो है अचीव कर लेगी। सो दिस इज ऑल गुड। हम इश्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनरेशन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट अभी तक होते हैं, वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जनरेशन कंपनीज को एक सिक्योरिटी की तरह देते हैं कि हाँ, उनको 25 ईयर्स तक एक एश्योर्ड है कि ये प्राइस उनको वहां पे मिलेगी। बट द थिंग इज, अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मार्केट पावर मार्केट में जाना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस पॉलिसी के अंदर में एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट डेवलप कर रही है, उसके अंदर में होगा ये कि हर रोज रियल टाइम जैसे शेयर मार्केट चलता है, वैसे ही एक पावर का एक्सचेंज मार्केट चलेगा, जिसमें रोज जनरेशन कंपनीज प्राइसेस जो है ऑफर करेंगी कि हम इतने कम प्राइस पे आपको सेल कर रहे हैं, तो आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी लीजिए। तो उनको रोज जो बेनिफिट मिलेगा, ये डेली वाला सिस्टम जो है बेसिकली जनरेशन कंपनीज को कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी देता है कि जो पर्टिकुलरली जो इनएफिशिएंट जनरेशन कंपनीज हैं, उनको ये इनसिक्योरिटी देता है कि वो जो है अपनी इकोनॉमी या अपनी रेवेन्यू को लूज कर सकते हैं। सेकंड इशू है कि पावर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अभी तक ये होता है कि आपको पता होगा, आपके स्टेट में भी एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा जो आपकी स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम देखता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली ओवरसी करती है। सो पावर कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए जनरली अभी तक स्टेट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं। ये जो सेंट्रलाइज्ड पूलिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी की, उससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा प्राइसेस को कंट्रोल करना इलेक्ट्रिसिटी के मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी की। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा, एंड जो हमारे फेडरल रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उनमें कहीं ना कहीं कोई इशू आने लगेंगे। एक फ्रिक्शन का एक और टॉपिक जो है वो वहां पे शुरू हो जाएगा। थर्ड इज, कुछ स्टेट जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव ग्रुप्स को बिलो एक्चुअल कॉस्ट पे सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन का ईयर है तो किसी साल में तो वो ऑल फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट देने लगते हैं, भले ही उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हो। तो अब अगर आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी सेल करोगे तो अल्टीमेटली उनके लॉसेस जो हैं वो तो डिस्कॉम्स को बियर करने होते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली उनको इतने पैसे रिम्बर्स करने की कैपेसिटी नहीं रखती है। तो ये जो बिलो एक्चुअल कॉस्ट पे जो सेलिंग होने लगती है, उसके कारण बेसिकली पावर एक्सचेंज मार्केट का भी फेलियर हो सकता है। ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के डेप्ट में डिस्कॉम्स अभी करंटली, और अगर ये चीज कंटिन्यू होती रही तो ये जो पावर मार्केट एक्सचेंज मार्केट का एमबीईडी का मैकेनिज्म जो लाया जा रहा है, वो भी फेलियर होने के चांसेस रखता है। लास्टली, रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस कोल बेस्ड प्लांट के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेटअप्स हैं वो बेसिकली काफ़ी नॉन एक्सपेंसिव हैं, वो काफ़ी लेस कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दैट कोल बेस्ड प्लांट जो हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो जब पावर एक्सचेंज मार्केट में अपने अपने ऑफरिंग्स सब देंगे, तो ऑब्वियसली द वन प्लांट ऑफरिंग द रिन्यूएबल एनर्जी विल बी ऑफरिंग एट लेस प्राइसेस, जिससे कोल बेस्ड प्लांट उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये गुड चीज़ है, बट शॉर्ट टर्म में बेसिकली, ये लॉन्ग टर्म में तो अच्छी चीज़ है क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना चाहते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए इट विल कॉज अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉज लॉसेस एंड लॉस ऑफ रेवेन्यूज टू द कोल बेस्ड प्लांट, जिनको अपने प्लांट शट डाउन करने पड़ सकते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हो सकता है। सो ये इश्यूज हैं वन ग्रिड वन नेशन वन ग्रिड को इम्प्लीमेंट करने में अभी करेंटली जो हमने डिस्कस करना था। सो लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये था कि विजन ऑफ अचीविंग अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट under one nation, one grid, one frequency, one price is a commendable but is difficult to attain. So मैंने आपको बताया कि ये commendable क्यों है, मैंने इसके सारे positives आपको बताए कि इससे इसके consumers को जो prices हैं वो कम हो जाएंगे, इसके साथ साथ जो distribution companies हैं उनके margins बढ़ जाएंगे, उनके losses कम हो जाएंगे, उनका debt कम हो जाएगा, और consumers को timely supply मिलेगी electricity की, even if they are in region जहाँ पे डिमांड एक्सीड्स द प्रोडक्शन। एक रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज्यादा है, सरप्लस है, वो डेफिशिएंट रीजन को, इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट रीजन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएगी। तो ये चीज वहाँ पे कमेंडेबल है। बट जितने मैंने लास्ट में आपको जो इशू बताए, वो इश्यूज जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं या चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। सो ये चीज हमको एनालाइज करनी थी, जिसको हमने किया। तो अगर हम इस चीज का आंसर लिखेंगे तो हम कैसे इस चीज का आंसर स्ट्रक्चर करेंगे? तो इंट्रो में वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द रीजनल ग्रिड एंड द एवोल्यूशन ऑफ नेशनल ग्रिड इन इंडिया। इसको हम ब्रीफ में इंट्रो में मेंशन करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द बॉडी पार्ट, जहाँ पे हम ये बताएंगे कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 क्या बोलती है, एंड एमबीईडी मैकेनिज्म कैसे वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करने या एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुली काम करने की कोशिश करता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने में बेनिफिट्स क्या क्या हैं,
एंड इश्यूज क्या क्या हैं जो हमने फेस करे, एंड लास्टली वी विल कंक्लूड ऑन विथ अ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर्मेट कि हमारा जो भी एम है, जो भी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के एम है, वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको अचीव करने के लिए फ्रेम किए गए हैं। एंड ये पॉलिसी कमेंडेबल है एज लॉन्ग एज इट बेसिकली डील्स विद द challenges it is facing. सो स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पार्ट का, वो चीज अचीव करना पड़ेगी हमको। एंड कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनसे हमको सपोर्ट देना पड़ेगा कि दे विल बी एबल टू switch themselves to more efficient technology and offer the electricity at a much efficient rate than what they offer today. So this will end our answer, and I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do subscribe to the channel and share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.